नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। मुद्दों का महायुद्ध। आज हम ये मुद्दा आपके सामने लेकर आने वाले हैं कि क्या बीता मार्च जो तबाही दिखाकर गया है उससे भी ज्यादा खतरनाक आने वाला अप्रैल होने वाला है क्या ईरान की जो धमकी अमेरिका इजराइल को इस वक्त देखने को मिल रही है, जो डेडलाइन अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्या उसके बाद कोई बहुत बड़ी तबाही यहां पर होने वाली है? सवाल यह भी है कि वो महायुद्ध जो बीते दिनों लग रहा था अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, क्या ये और विध्वंसक होगा? दुनिया में एक और बड़ी तबाही क्या मचने वाली है आने वाले समय में, और खास तौर पर अप्रैल महीने में क्या रहने वाला है इस महायुद्ध का रुख? इसी पर आज शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और जो तमाम खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही मुझे नजर आ रहे हैं प्रोफेसर शांतेश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं नितिशाचार्य जी, एस्ट्रोलॉजर हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवनाथ सर आपके साथ यहाँ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि हम नितिशाचार्य जी से इस पर्सपेक्टिव से भी आज समझने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आने वाला महीना या ये पूरा साल इस महायुद्ध को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दिया गया, अगर अमेरिका इजराइल ये नहीं मानते हैं, वो जो वहां यूनिवर्सिटी पर अटैक करने की बात सामने आई थी, जो स्कूल पर अटैक हुआ था, उसके बाद क्या तबाही मचाने के लिए इस वक्त ईरान तैयार है? क्या कौन कौन चपेट में आ सकता है? सर देखिए, एक महीने के युद्ध के बाद आज हालात ऐसे हैं कि ईरान अभी भी मजबूती से लड़ रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान आयतुल्लाह अली खामेनी के मारे जाने के बाद सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक महीने के युद्ध के बाद जब अमेरिका ने जानबूझ के शायद ईरान की यूनिवर्सिटी पर हमला किया है, क्योंकि वहां पर ईरान के भविष्य के पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई और शोध करने के लिए अवसर दिया जाता था, तो अब ईरान बहुत खफा है। ईरान ने भी कहा कि बदले में जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं गल्फ में, वहां भी उसके टारगेट पे रहेगी। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज तो गल्फ में 10-12 हैं। अगर ईरान वाकई अब डेडलाइन खत्म होने के बाद गल्फ कंट्रीज में इन 10 या 12 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पर हमला करता है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात होगी। शायद त्रासदी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हाँ, ईरान ने पहले से ही वार्निंग दे दी है कि कोई प्रोफेसर्स या स्टाफ या स्टूडेंट आज यूनिवर्सिटी में ना जाए। क्या ईरान वाकई हमला करेगा? देखिए, अगर ईरान इन यूनिवर्सिटी पे हमला करता है तो मिलिट्री तौर पर तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, लेकिन हाँ, ईरान का जो प्रोपेगेंडा वॉर है कि वो अमेरिका के टिट फॉर टैट का जवाब दे सकता है, वो ईरान फिर से प्रूव कर देगा। जी ठीक है। और ये टिट फॉर टैट नहीं शांतेश सर, मुझे तो ये ईंट का जवाब पत्थर से ज्यादा लग रहा है इस वक्त जो स्थिति ईरान की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन दोनों हमले में फर्क ये है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने वहां अटैक किया था तो नहीं बताया गया था कि आज आप स्कूल यूनिवर्सिटी मत जाइएगा, या जो प्रोफेसर हैं उनको ये नहीं कहा गया था कि आज आप छुट्टी लीजिएगा क्योंकि बड़ा अटैक होने वाला है। वहां पर तबाही मची है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है सर? ये मार्च का महीना बीत चुका है, अप्रैल में क्या होने वाला है? आप क्या समझ पा रहे हैं इस युद्ध को देखकर? देखिए, ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है जितना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। आप बता दो, ये कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स कि आप देखिए, दोनों पार्टी अपने आप को विड्रॉ नहीं करना चाहेंगी, जीतते हुए दिखाना चाहेंगी। चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल अमेरिका हो, दोनों ये कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट करने का कि वो जीत रहे हैं या जीत चुके हैं या जीतने तरफ बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो कह भी चुके हैं सर कि हमारी जीत हो गई है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत कुछ कहते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो कहते हैं कि अब जल्दी समझौता होने वाला है, ईरान हम हर बात मान चुका है, वोटें टेक चुका है, हमारी बात मानना, लेकिन अगले दिन हमला हो जाता है, अगले पल ही हमला हो जाता है, दिन छोड़िए। तो ऐसी डोनाल्ड ट्रम्प की बात पर विश्वास करना मतलब वो अपने आप को करना झोंकना है, करने मतलब धोखा देना है। ईरान इस बात को अच्छे समझता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की बात को ध्यान नहीं देना है, और निश्चित रूप से पूरा प्रयास चल रहा है अभी इसमें, क्योंकि ईरान की तरफ से प्रयास ये है मिडिल ईस्ट के जितने भी देश, क्योंकि वही उसका प्लेटफॉर्म है। अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है बेसिकली प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो मिडिल ईस्ट के देश। अगर उनको मजबूर किया जाए जो कि युद्ध में नहीं आना चाहते, देखिए उनको कुछ मिलना नहीं है, चाहे जितने ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए, ओमान, जितने कंट्री, कतर ले लीजिए, उसी किसी कंट्री क्या मिलेगा ईरान से लड़के? आज की कंडीशन में उनको कोई फायदा नहीं है।
तो वो यही कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को किसी भी तरह से टाला जा सके। लेकिन ईरान को पता है कि अमेरिका उनका यूज करके, उनके प्लेटफॉर्म का यूज करके, उनकी जमीन का यूज करके ईरान पे हमले करता रहेगा। इसलिए ईरान उनको बार बार धमकी देता है कि आपके जितने बिजली घर हैं, चाहे आपके विद्यालय हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हम उन सब पे हमला करते रहेंगे, क्योंकि आप ही वो हैं जो अमेरिका को पनाह दिए हैं, आप ही लोग वो हैं जो अमेरिका को स्थान दिए हैं, और उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके अमेरिका हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ओके, ठीक है नितिशा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का जबरदस्त वॉर हुआ था जो कभी खत्म ही नहीं हुआ, वो तो चल ही रहा है, यानी कि वो तस्वीरें तो हम देखते रहे हैं। बहुत सारी भविष्यवाणी इस युद्ध को लेकर की गई थी और बहुत सारी ऐसी थी जो सही भी साबित हुई है कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। क्या इस युद्ध को लेकर, ये जो इस वक्त चल रहा है, ईरान इस मोर्चे पर लड़ रहा है, उधर अमेरिका इजरायल है, क्या कुछ भविष्यवाणी इस वक्त की जा रही है? क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप समझा पाएंगे किधर रुकता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है? मैं जाता हुआ अब नहीं पूछूंगी, मुझे तो रुकने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नितिशा जी। जी बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, अभी जो कंडीशन बनी हुई है उसको बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो मंगल राहु के साथ गोचर कर रहे थे, अब 2 अप्रैल को मंगल शनि महाराज के साथ गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है। सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ अच्छे योग नहीं बनाते, क्योंकि एक अग्नि कारक है और एक बर्फ की तरह ठंडा है। यहाँ पे मंगल भी पहुंच जाएगा, मंगल भी अग्नि कारक प्लैनेट है, तो शनि मंगल और सूर्य की जो युति है, कि आप समझ रहे हैं विस्फोटक योग तो बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य यानी सरकार, राजनीति, राजा, देश के राजा और प्रशासन। मंगल यानी गर्म ऊर्जा, अचानक उठने वाली ऊर्जा, यानी हम कह सकते हैं कि मंगल इस समय उतावलापन, जल्दबाजी, क्रोध के कारण जो शनि के साथ जो ऊर्जाएं बना रहा है, इसको द्वंद्व दोष कहते हैं। द्वंद्व दोष अंदर भी चलता है, यानी देशों के अंदर भी द्वंद्व होगा और देशों के एक साथ भी द्वंद्व दोष के कारण जब तक ये अमावस्या नहीं आती, जो 15-16 अप्रैल को आने वाली है, तब तक की जो कंडीशंस बन रही है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं बन रही है। 15 दिन में तो गुरु का कुछ हो सकता है, 15 दिन में तो बहुत तबाही हो जाएगी, ये पूरा महीना निकल चुका है। अब आप ये भी समझाइएगा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, आप समझा सकती हैं कि दूसरे देशों पर, और मैं तो भारत के लिए जानना चाहती हूँ खास तौर पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर तेल को लेकर, क्योंकि वहाँ हॉर्मुज पर अभी भी हमारे शिप फंसे हुए हैं, कुछ आप भारत के पर्सपेक्टिव से बता सकती हैं? देखिए, अगर अमेरिका का बर्थ चार्ट देखते हैं और ट्रंप जी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो वहां पे कुछ भी अब इस समय अच्छा नहीं मिल रहा है, स्पेशली ट्रंप जी के बर्थ चार्ट में। ग्रहण दोष उनके ट्रंप के बर्थ चार्ट में, और इस साल एक सिंह राशि में ही ग्रहण लगा है और दूसरा अभी अगस्त में लगने वाला है, जो उनकी कुंडली में भी है। स्पेशली जो सिंह लग्न का जो ग्रहण है वो है उनकी कुंडली में, जो अभी एक बार और लगेगा, एक लग चुका है। तो अगर हम समझौते को देखते हुए युद्ध को शांत होता तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए बातचीत के दौरान कुछ चीजें शांत होंगी, लेकिन ये अगले ग्रहण के बाद जो अगस्त सितंबर में आएगा फिर ट्रिगर आउट करेगा और भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की भी मंगल की महादशा चल रही है। तो भारत के भी अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो भारत चुप नहीं बैठने वाला है और भारत इसका जवाब देगा, क्योंकि अभी अप्रैल महीने में ही कुछ न कुछ भूकंप या फिर कुछ न कुछ आतंकवादी हमला होने की घटना बन रही है। यानी ये दोनों जो प्रतिक्रियाएं हैं मंगल ग्रह और शनि ग्रह के कारण ही होने वाली है, इसलिए अभी भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। स्पेशली ऑयल, मैं इस पर भी जानना चाहती हूं, वगैरह नहीं, अभी हम नॉर्मल चीजें जो रोटी वगैरह है, जो ठीक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पेट्रोल, डीजल, तेल, इसको लेकर क्या कोई संकट भारतीयों पर आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको दिख रहा है क्या? जी वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, सिर्फ भारत के उस पे नहीं, वर्ल्ड वाइड लोहा, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, जितना भी शनि का क्षेत्र है, कोयला तक, ये सब, इन सब के रेट बढ़ेंगे। इनफैक्ट सरिया तक, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं घर बनाने में, उस पे तक असर पड़ेगा और इसलिए अब घर भी महंगे होंगे। अभी तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर के रेट गिरते देख रहे हैं, अब ये भी बढ़ेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि जून में गुरु महाराज उच्च के हो जाएंगे। तो अभी संकट खत्म नहीं हुआ, अभी संकट बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब हमें नॉर्मल चीजें जो ग्रोसरी आइटम्स है उसमें भी उसके रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस साल का विक्रम संवत्सर माली के घर बैठा है। जब भी माली के घर बैठता है तो जो अनाज होता है, जो खाद्य सामग्री होती है, उनके रेट बढ़ जाते हैं, जो भारत पर अपना इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे।
और ये ऐसे वक्त में होगा जब देखिए हम वैसे ही अफवाहबाजों को देख रहे हैं, वो अपने काम पर लग गए हैं। देवनाथ सर, ये जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ तो ये महीना तो अप्रैल मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है जैसा उन्होंने कहा कि अमावस्या के बाद 15-16 या उसके बाद कुछ स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से लंबी लंबी कतारें जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हम अलग अलग जगहों की भी दिखा रहे हैं। वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जहां पर आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो वैसे ही गुर्बत में डूबे हुए हैं, वहां पर हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस महायुद्ध को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं सर, तेल को लेकर? क्योंकि अगर ईरान कहता है हॉर्मुज दोस्तों के लिए खुला है, तो वहां अमेरिका भी ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी कर रहा है। देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की सरकार के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है, और अच्छी बात है कि ईरान की सरकार ने भारत सरकार को पूरा भरोसा दिया है कि हमारे जो कच्चे तेल के टैंकर्स हैं, गैस के टैंक हैं, उनको ईरान सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की पूरी इजाजत देगी। अभी आकलन ये है कि हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल अगले 74 दिन के लिए काफी है। हाँ, गैस एलपीजी की बात हो रही थी। एलपीजी के 2 टैंक्स जो हैं इसी हफ्ते भारत पहुंचने वाले हैं। अगर हम देखें तो ऑलरेडी 3 टैंक्स का जो रिलीफ दिया गया है, इससे देश भर में एलपीजी की जो संकट है डोमेस्टिक लेवल पर, यानी घरों में ज्यादा नहीं हुई है। हाँ, इंडस्ट्रियल एलपीजी की कमी है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जहां एलपीजी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, थोड़ी सी दिक्कत है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस होगा सभी कमर्शियल एलपीजी यूजेस करने वालों को कि आने वाले निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी कोयला, चारकोल, लकड़ी, बिजली या सोलर हीटर पर अपना भरोसा ज्यादा बढ़ाएं। डोमेस्टिक फ्रंट में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। हाँ, अगर मौका मिलता है तो बाजार से एक इंडक्शन कुकर या कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद लें। उसके भी सर जैसे पता चला कि यहाँ पर संकट होने वाला है, उसके भी दाम बढ़ गए हैं। वो इंडक्शन जिसको कोई पहले पूछ नहीं रहा था, उसके दाम भी यहाँ पर बढ़ गए। मैं इसी सवाल के साथ सर आपके पास आ रही हूँ शांतेश सर। चूंकि लोगों को बचत करनी होगी, अभी जैसा देवनाथ सर बता रहे हैं 74 दिन के लिए कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर युद्ध यहाँ पर लंबा खिंचता है, जैसे आसार तो अब लग भी रहे हैं, एक दिन भारत की जो जरूरत है कच्चे तेल की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मिलियन बैरल है। अभी हम कितना इसमें पूरा कर पा रहे हैं सर, ये भी जरा समझाइएगा। और हॉर्मुज से अगर हमारे शिप निकल जाते हैं तो कितना और वक्त लगेगा? अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन सच में कर देता है तो वो हॉर्मुज फिर खुलवाने की कोशिश करेगा, या वहां पर फिर क्या स्थिति होगी भारत के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आप जो सर बता रहे थे बिल्कुल पॉइंट वही है कि इंडिया पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और कर रहा है, लगातार संपर्क में है, और वैकल्पिक जो मार्ग है वो भी इंडिया देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही हमारे लिए मार्ग है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए, क्या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके या ऑयल बिना बेचे लंबे समय तक युद्ध को खींच सकता है, चला सकता है? उनका सबसे बड़ा सोर्स तो ऑयल ही है। आप देखिए, उसी को बेचते हैं, चाहे गैस हो चाहे ऑयल हो, ये प्रोडक्ट से बेच के ईरान मजबूत बना है और उनका काम चल रहा है। अगर आप याद करिए, जब रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, रसिया को भी जो आर्थिक मदद की जरूरत थी या आर्थिक करने के मजबूती की जरूरत थी, उस समय भी तमाम देशों को लो प्राइस में वो बेच रहा था। तब भी वो तमाम तरीके से लोगों को बेच रहा है। भारत भी बड़ा खरीदार था, और वही कारण है कि आज हमारे पास इतना बड़ा स्टोरेज है। अगर भारत उसमें हमसे खरीदता नहीं तो शायद हमारे पास स्टोरेज नहीं होता। और 74 दिन का जो हम लेके बैकअप चल रहे हैं, गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट है 74 दिन, और इसका मतलब ये नहीं कि 74 दिन हम लाएंगे नहीं, अलग अलग सोर्सेस ले आएंगे। 74 से बढ़ के वो फिर 100 दिन हो जाएगा, 120 दिन हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। अगले 74 दिन के लिए नहीं हम फुल स्टॉप हैं या बैठ गए, हम नहीं लाएंगे। कर रहे हैं, अगर पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाएगा तब 74 दिन हमारे लिए समस्या हो। 74 दिन तब भी चला सकते हैं, उसके बाद खतरा आएगा। लेकिन ये मानिए कि भारत अलग वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। ईरान सरकार भी मजबूर है कि तमाम जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो मजबूत है, उनको साथ लेके चले, उनको तेल प्रोवाइड करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, मुझे लगता है कि आप इससे अग्री करेंगे कि हम बड़ी आबादी हैं, हम ये पाकिस्तान, बांग्लादेश के स्थिति में नहीं है, हम बड़ी आबादी हैं। और बड़ी आबादी पर अगर देखिए पैनिक की भी सिचुएशन होती है तो सरकार बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको बिल्कुल घबराहट में नहीं आना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाहों के जरिए लोगों को कतारों में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जी न्यूज ने तो मुहिम चलाई है, हम अलग अलग पेट्रोल पंप पर गए हैं, कर्मचारियों से बात की और वो कह रहे कोई संकट नहीं है। नितिशा जी, अब आप जरा ये समझाइए, जो ग्रहों की चाल है, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है, ये क्या बताती है? और
और ये स्थिति कैसे, यानी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि लंबी चल जाए, अफवाह में लोग यहाँ पर आ जाएं, इसको लेकर ग्रहों की चाल आपको समझा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो राहु महाराज है वो भ्रम को फैलाने वाला प्लैनेट माना जाता है। अभी मंगल राहु के साथ ही गोचर कर रहे हैं, 2 अप्रैल तक ये राहु के साथ ही रहेंगे, तो भ्रम तो फैलेगा ही फैलेगा। उसके बाद जब मंगल आगे बढ़ेंगे तो ये जो 5 to 6 डेज होंगे, 2 अप्रैल से लेके कमिंग 5 to 6 डेज, ये देखने लायक होंगे कि इसमें वॉर बढ़ती है या कम होती है। अगर इसमें वॉर बढ़ती है तो ये लंबी खिंचने के आसार बन जाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा शांति हमें प्रतीत होती है तो हमें लगता है कि थोड़ा कुछ चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी भ्रम तो फैलेगा, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र से और शनि की राशि से गोचर कर रहे हैं, वो प्रबल योग में बैठे हुए हैं, वो स्ट्रॉन्ग है इस समय, तो भ्रम फैलाने की कोशिशें तो देखिए की जाएंगी और सबसे ज्यादा ये सोशल मीडिया के द्वारा होंगी। और जो छोटे लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो लोग पैनिक होंगे क्योंकि राहु छोटे तबके के लोगों को भी वो करता है, इसलिए वहां पर ये भ्रम ज्यादा फैलेगा और वहां पे ज्यादा पैनिक होने की संभावना बनेगी, जिस पर सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो द्वंद्व दोष है, ये अंदर भी, चाहे हम बाहर देशों की लड़ाई देख रहे हैं, अंदर देशों में भी इसका प्रतिद्वंद हमें देखने को मिलेगा, यानी जो प्रजा है वो परेशान होती हुई नजर आएगी। ओके नितिशा जी, जल्दी से मैं चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप, देखिए क्योंकि पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया, डील की बात चल रही है, फिर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की, वहाँ यूएसएस त्रिपोली को अभ्यास कराया गया, ये उनकी ग्रहों की दिशा को समझ में आ पा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की? जी देखिए, चंद्रमा और केतु उनकी कुंडली में एक साथ है, सिंह राशि में है, और अभी जो ग्रहण लगा था वो भी सिंह राशि में ही लगा था 18 साल के बाद चंद्रमा और केतु का। अभी फिर एक ग्रहण लगना है जो अगस्त और सितंबर के करीब है। इस ग्रहण की उस पे हम उनके असर पे देखते हैं, वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, समझ नहीं आता कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे या वो जो नहीं बोल रहे वो करेंगे। तो ये स्थितियां इनकी बनी हुई है, ये ग्रहण योग के कारण ये शुरू से ही ऐसी ही डीलिंग करते हैं कि जो कुछ बोलते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो आगे भी हमें इनकी ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इनका जो ग्रह योग है वो बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, इनकी हेल्थ को और इनके नेम फेम पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इनकी प्रजा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली है, ये इनकी ग्रह दशा बता रही है। इनकी ग्रह दशा ट्रंप जी की इस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है देवनाथ सर, ऐसा तो होता हुआ दिख ही रहा है ना, वहाँ हम न्यूयॉर्क की तस्वीरें हमने देखी, वो नो किंग्स इस प्रदर्शन को नाम दिया गया, तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक सर्वे बकायदा वहाँ हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता इस युद्ध के बाद गिर गई है, कई तादाद में ऐसे लोग हैं, ये परसेंटेज ज्यादा है, जो युद्ध नहीं चाहते हैं। वेल कमिंग बैक ऑन द अगेन सेम टॉपिक कि आप सर ये समझाइए मुझे, ईरान अगर ये कह रहा है कि वहाँ यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया जाएगा, अमेरिका इजराइल, क्या ये संभव है कि इस बात को मान ले? क्योंकि अगर वो ये मान लेते हैं कि उस स्कूल पर, उस यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस स्थिति में ईरान की शर्त और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल, क्या मानते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि वो अटैक उन्होंने कराया? जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, वो ईरान में पहले भी, इसके पहले काफी सिविलियन टारगेट्स पर हमला कर चुके हैं, प्योरली डोमेस्टिक एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज। एक हमला, उनके एक दुखद हमला उनके स्कूल में भी हुआ था, जिसमें 165 बालिकाओं की मौत हो गई थी। क्या अमेरिका या इजराइल माफी मांग लेंगे इस ईरान में यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला करने के लिए? नेतन्याहू तो शायद उनका पर्सनालिटी में ये एक हिस्सा नहीं है माफी मांगना। गजा में हमने देखा कि किस तरह से आज तक 72,000 से ज्यादा औरतें, बड़े बूढ़े, बीमार और तटस्थ लोगों की मृत्यु हुई है। नेतन्याहू माफी कभी नहीं मांगते हैं, उनके डीएनए में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन हम देख चुके हैं। वो हो सकता है कि एक उड़ती हुई मार देंगे कमेंट कि युद्ध में तो कोलैटरल डैमेज होता रहता है, लेकिन क्या एक फॉर्मल एपोलॉजी आएगी? नहीं आएगी जी। ठीक है, और इसी पे शांति सर मेरा आपसे भी सवाल रहेगा, अगर ये युद्ध जिस दिशा में हम देख रहे हैं, क्योंकि कल तो खबर ये भी आई कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अगेन सर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहती हूँ, तेल को लेकर हमारी स्थिति आपको क्या नज़र आ रही है? भारत को क्या इससे अभी कोई टेंशन होगी अगर युद्ध और आगे खिंच जाता है? क्योंकि यहाँ पर नितिशा जी भी बता रही हैं कि ये आगे चलने की संभावना है, ग्रहों की चाल बहुत मैटर करती है ऐसी चीज़ों पर। जी निश्चित रूप से, देखिए इसका प्रभाव तो भारत पे पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे डिस्कशन में, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति चुन के आना ही बेसिकली पूरे विश्व व्यवस्था पर ग्रहण लगने जैसा है।
वो जब से आए हैं पूरी दुनिया बिगाड़ लग गया है। वो खुद अपने आप में ग्रहदशा है और पूरी दुनिया की दशा बिगाड़ दी है। तो ये बात रही कि वो अनसर्टेन है, वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, ये तो तय है। और किस देश के साथ खड़े हैं, कल तक सुन रही थी आप कि वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान उनका सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, आज पाकिस्तान को बोले सबसे बड़ा खतरा है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा भारत जैसा कि जो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। ऑयल की क्राइसिस आई, हम बांग्लादेश को ऑयल दिए, कल अभी हमने श्रीलंका को ऑयल दिया। अगर हमारे यहाँ इतनी बड़ी विपत्ति थी तो हम उनको क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कहीं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि अपने रिसोर्सेज को पूरा करने में कैपेबल हैं। तीसरा जो चिंताजनक बात वो ये नहीं कि हॉर्म्यूज बंद हो जाएगा या ईरान पे हमला चल रहा है। जो कल का न्यूज है, इवन आज ही पेपर में आप देखेंगे आया हुआ है, उसमें यह है कि अभी रसिया बोल रहा है कि 31 जुलाई तक के लिए वो तेल और गैस सप्लाई दुनिया में बंद करेगा। अपनी घरेलू जरूरतों को देखते हुए कम करेगा या बंद कर देगा, 31 जुलाई के बाद हो देगा। वहां चिंता की बात है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पार्टनर कोई है तो रसिया है। और रसिया ही अगर तेल सप्लाई बंद कर देगा जुलाई तक के लिए तो भारत को फिर चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या असर होगा सर? फिर हमारे पास क्या उसका सॉल्यूशन है? फोर्थ पॉइंट जो आपको ऐड करना चाह रहा था वो यही था कि देखिए निश्चित रूप से इजराइल अमेरिका उनकी इकोनॉमी जिस रास्ते में जा रही है, जिस तरह से वहां घरेलू दबाव देखने मिल रहा है अमेरिका के अंदर, तो मुझे लगता है अमेरिका चाहेगा कि युद्ध लंबा खींचे। तो या तो बहुत एक्सप्राइट करेंगे, तेजी से युद्ध को बढ़ाएंगे, हमले तेज करेंगे जिससे ईरान ज्यादा घुटने टेक ले, या दूसरा विकल्प कि तात्कालिक वो यही काम करेंगे कि हॉर्म्यूज स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज, उस पर उनका नियंत्रण स्थापित हो और जो सप्लाई चेन है बेसिकली ऑयल का वो लगातार फ्लो चलता रहे, वो न रुके। अगर ऐसा हो गया तब भी भारत के लिए ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक हॉर्म्यूज पे कंट्रोल करने का नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अब इस मंशा से होंगे कि युद्ध खत्म हो जाए। देवनाथ सर, इसीलिए मेरा सवाल ये है कि जिस स्ट्रेटजी के साथ या जिस सोच के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू किया था, वहां रिजीम चेंज हो जाएगी, खामेनेई का खात्मा करना, ये सब कुछ तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अंदर खाने खबरें आ गई कि ईरान अपनी शर्तों पर यहां मना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या फंस गए हैं क्या युद्ध में? देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत मानसिक दबाव है। डोमेस्टिक उनके जो सपोर्टर्स थे उनका ज्यादा दबाव है, इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही। नेटो के देश डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं और तो और जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं कि आपने तो हमें बड़ी विपरीत परिस्थितियों में फंसा दिया। फिलीपींस, थाईलैंड, जो कि हमेशा अमेरिका के लॉयल स्टेट रहे हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत डबल हो गई है। तो यूरोप के देशों में, जी हाँ, अब हो क्या रहा है? डेमोक्रेट्स तो मुस्कुरा ही रहे थे क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में उनको खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं नवंबर के महीने में। अब रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो कुछ सेनेटर हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान देने लगे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे काफी सेनेटर्स जो हैं वो बगावत भी करना शुरू कर देंगे। क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है। जब वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे 2028 में तो जेडी वांस के प्रेसिडेंट बनने के चांस पे तो ग्रहण लग गया है। जी नितिशा जी, मैंने जैसे आपसे डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी कुंडली के हिसाब से जानना चाहा, यही मैं नेतन्याहू के बारे में भी जानना चाहती हूँ क्योंकि इजराइल कई बार, हालांकि देखिए इस तरह की खबरें भी आई हैं कि एक दूसरे को लूप में भी नहीं रखते हैं। कई मर्तबा वो अटैक करते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो मालूम ही नहीं है। नेतन्याहू को लेकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पूरे युद्ध में उसका एक और टारगेट बड़ा है, वहां हिजबुल्लाह को खत्म कर देना लेबनान में, इसीलिए आईडीएफ बड़े अटैक भी कर रहा है। नितिशा जी, देखिए नेतन्याहू जी का बर्ड शॉट बहुत स्ट्रांग है और इतना बर्ड शॉट स्ट्रांग है कि उनकी जनता भी उनको पसंद करेगी आगे जैसे जैसे ये बढ़ती हैं चीजें। और जैसे कि अभी आपके साथ बैठे हुए, हमारे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट बता रहे थे कि ये युद्ध में या तो स्पीड आएगी और खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, कोई स्पीड नहीं आने वाली यहाँ पर। ये अभी थोड़ा थोड़ा चलेगा और यहाँ पे आपसी जो एक बात होगी थोड़े दिनों में, उसके बाद ये सिर्फ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बट डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ भी समाप्त नहीं करने वाले क्योंकि वो जो बोलते हैं, वो जो दिखाते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। और ये हम देखेंगे कि अगले ग्रहण के बाद ये फिर से ट्रिगर आउट होंगी ये चीजें और फिर से ये पूरे विश्व में स्थितियां खराब करेंगी। और अभी भी आपातकालीन स्थितियों का ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि मंगल और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो न्यायिक आपातकालीन स्थितियों को दिखाते हैं, यानी सरकार के द्वारा आपातकालीन स्थितियां। और जहाँ पे पेट्रोल की, ऑयल की बात हो रही है, भले ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों को वो पहुंचाया, लेकिन भारत इस कंडीशन से गुजरेगा कि यहाँ पर पैनिक होंगे लोग, जनता पैनिक होगी। जब द्वंद्व दोष बनता है उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि जनता भी पैनिक होगी।
तो द्वंद्व दोष में उसका इम्पैक्ट जनता पर तो देखिए पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जबकि आप नेतन्याहू जी के बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं, उनकी जो प्रजा है, उनकी जो जनता है, वो उनके फेवर में है और वो इतनी जल्दी झुकने वाले भी नहीं है। ना उनकी कुंडली ऐसी दिखती है कि वो कभी झुक सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही कही कि वो झुकने वाले नहीं है और वो कभी इस चीज को वो नहीं करेंगे और उनकी अभी जो लोकप्रियता है वो और बढ़ेगी। जबकि ट्रम्प की लोकप्रियता बहुत डाउन होते हुए नजर आ रही है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की वहाँ कम हो रही है ऑपोजिट। हाँ, ठीक है, जल्दी से मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे कई लोगों की प्रिडिक्शन है, कई एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता है अमेरिका हट जाए और इजराइल वहाँ हिजबुल्लाह को खत्म करने। क्या ऐसा भी होता दिख रहा है कि अमेरिका हट जाए इस युद्ध से और इजराइल और वहाँ हिजबुल्लाह का युद्ध चलता रहे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि वो हटेगा। वो शांत बैठ सकता है कुछ दिन के लिए, फिर से ट्रिगर करेगा, लेकिन वो इतने रिलैक्स पर्सनालिटी नहीं है ट्रम्प की कि वो हट जाएंगे। वो हटने नहीं वाले, वो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो अनसर्टेन चीजें करते हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि वो बैठ जाएंगे तो वो बैठने नहीं वाले, वो फिर से ट्रिगर आउट करेंगे। तो ये उनकी कुंडली का असर है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि मुझे लगता है जो ट्रम्प की कुंडली का ग्रहण है वो पूरी तरह से विश्व में ग्रहण लगाने का काम करेगा। ये ग्रहण, वो मैं यही बोलने वाली थी कि वो ग्रहण तो पूरे विश्व में, मतलब मिडिल ईस्ट को झोंक दिया है पूरी तरह से युद्ध में। बहुत बर्बादी की स्थिति हम ऑलरेडी देख रहे हैं। देवनाथ ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ पहले से ही असर बन रहा था। जब गुरु अतिचारी हुए थे 2025 में, तो ये पहले ही मिडिल ईस्ट कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा जो और यूरोपियन कंट्रीज है वो नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएगा। क्या आगे ऐसी कोई और भी कंट्रीज इसमें और इन्वॉल्व हो जाएंगी कि जहां ये युद्ध चल रहा है वहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, मिडिल ईस्ट की जो है वही रहेंगी, इससे ज्यादा और कंट्रीज नहीं। मिडिल ईस्ट का एरिया ही इस समय सबसे ज्यादा गंभीर परिस्थितियों में है, क्योंकि शनि मीन राशि में है और आखिरी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। इसलिए ये कंडीशन सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए ही ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है देवनाथ सर, जल्दी से अब मैं आपका इस पर एक रिएक्शन चाहती हूँ, चूंकि ये युद्ध तो यहाँ से रुकता हुआ बहुत हद तक नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि नितिशा जी भी कह रही है, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप शांत हो जाएं लेकिन वो हट जाएंगे युद्ध से, इस तरह की तस्वीर तो नहीं देखने को मिल रही है। सर जल्दी से आप ये भी समझाइएगा, पेट्रोल डीजल तेल की कीमतों में क्या भारत में और फर्क हो सकता है, और अगर हम बढ़ता हुआ देखते हैं कुछ, तो क्या मैक्सिमम कुछ इस वक्त आपका प्रेडिक्शन है इस युद्ध के बाद भारत के लिहाज से? देखिए, भारत सरकार के पास पेट्रोल डीजल एटीएफ इनका बहुत बड़ा भंडार है और लगातार सप्लाईज आ रही हैं। हम दुनिया के 40 देशों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। रूस भी हमें देता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत चालू है। क्या कीमतें बढ़ेंगी? देखिए, भारत सरकार के पास इस वक्त जो बजट डेफिसिट बजट फाइनेंसिंग का मॉड्यूल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार भविष्य में भी अलग अलग एक्साइज ड्यूटी या दूसरे जो टैक्सेस हैं वो जैसे 10% कम किया और भी 5% 7% कम करेगी। लेकिन अगर युद्ध 2 महीने से ज्यादा चला, उसके बाद हो सकता है कि जो रिटेल दाम है वो करीबन 3 से 4% बढ़ सकते हैं। बहुत हल्का इजाफा हो सकता है, लेकिन 2 महीने के बाद, आप समझिए मई के पहले हफ्ते के बाद या मई के दूसरे हफ्ते के बाद रिटेल में जो कीमतें हैं वो 4% बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, शांति सर से बिल्कुल यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, और इनफैक्ट इंडियन पर्सपेक्टिव से कोई और भी अगर सुझाव आप देना चाहे। जैसा कि देवनाथ सर ने कहा कि सरकार जरूर मदद कर रही है, पूरी कोशिश करे, लेकिन हमें भी अपने लिए बचत करना शुरू करना पड़ेगा। सर जी निश्चित रूप से, देखिए मैं जब अभी सवाल था कि पैनिक की बात हो रही थी, पैनिक तो होना ही है। देखिए नेचुरल है, कॉन्सिक्वेंस किसी भी वार का जो है वो पैनिक होना ही है। आप देखिए पिछले 15 दिन पहले जो देश की स्थिति थी, क्या वो आज है? सरकार का खुद कहना है कि जो भीड़ थी वो खत्म हो गई, कम हो रही है। तो ये ट्रस्ट को, सरकार इस ट्रस्ट को अंदर लोगों के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब जनता अपने सरकार में विश्वास करना शुरू कर देती है तो पैनिक कम होने लगता है। अब देखिए भारत में बहुत तेजी पैनिक कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, अभी भी भीड़ है, ऐसा नहीं कराओ नहीं है, लेकिन पहले की स्थिति से अभी बदलाव आया है। लेकिन ये भारत सरकार जितना कोऑर्डिनेशन और तमाम देशों से कर रही है, अपने तमाम रिसोर्सेज को पूरा कर पा रही है। आप देखिए आपके नेबर कंट्री में क्या रहा, जितने नेबरिंग पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए कितनी बदतर है। तो ऐसी स्थिति तो भारत में नहीं आया। और दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधन जो संसाधन हमारे पास है, जो प्लांट्स हैं,
वो बहुत कम देशों के पास इतने बड़े प्लांट्स हैं जिसमें इंडिया है। Right. निश्चित रूप से चाइना के पास ज्यादा भारत है, ने तो ऐसे भी लेकिन काम किया ना कि जब पता चला हॉर्मुज पे वहां पर शिप फंस गए तो जो वैकल्पिक इंतजाम कैसे होते हैं उनको बढ़ाने की, बाकी सोर्स को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पर काम करना शुरू किया। और हमारी भी यही कोशिश है कि जो सरकार कह रही है और सरल भाषा में हम दर्शकों को बताएं और ये बताएं कि पैनिक की किसी भी रूप में सिचुएशन नहीं है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नितिशा जी, आपने तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, वर्ल्ड में क्या होने वाला है, वो दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। मुद्दों के महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।